Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Aditi. So today in this session we are going to discuss about PYQs, previous year questions. So this is related to the unit number second. तो यहाँ पर हम PYQs में discuss करते हैं. First question जो है, I mean 21th question जो है, following factors enhance the bioavailability of the iron in the diet. कौन कौन से factors ऐसे हैं जो कि bioavailability को यहाँ पर इम्प्रूव करते हैं, एनहांस करते हैं. तो यहाँ पर इफ आई टॉक अबाउट द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ आयरन इन द डाइट, तो यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? डाइटरी फाइबर, एस्कॉर्बिक एसिड, एनिमल प्रोटीन और फाइटेट. तो यहाँ पर दो ऐसे फैक्टर जो कि आयरन की अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं. तो आयरन की अवेलेबिलिटी को कौन इफेक्ट करेगा? यहाँ पर डाइटरी फाइबर नहीं करेगा क्योंकि ये इंटरैक्ट नहीं करता है एब्जॉर्प्शन आयरन के साथ. एस्कॉर्बिक एसिड करता है और एक एनिमल प्रोटीन करता है. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही आपके पास दो फैक्टर है. फाइटेट एक आपका एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है जो कि बायोअवेलेबिलिटी को रिड्यूस करता है, एनहांस नहीं करता. डाइटरी फाइबर और फाइटेट जो है आपके, ये इसको क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, एनहांस नहीं करते हैं. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा. सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन, सेकंड और थर्ड ऑप्शन ये ऐसे हैं जो आपकी बायोअवेलेबिलिटी को एनहांस करते हैं आयरन को. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए कौन सा है यहाँ पर? विटामिन ए इज रेटिनॉल. ठीक है, रेटिनॉल कौन कौन सी और फॉर्म में मिलता है? रेटिनल एंड रेटिनल्डिहाइड. ठीक है, और एक होता है रेटिनोइक एसिड. तो यहाँ ये सारे रेटिनॉल के फॉर्म है. विटामिन ए जो है मेनली विजन के, और अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई तो वो किस पे इफेक्ट करते हैं? आई डिसऑर्डर्स उसमें हो सकते हैं. तो आई डिसऑर्डर से याद रखना है आपको विटामिन ए. तो जितने भी आई डिसऑर्डर्स हैं ये सारे देख लो. विजन है, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स, डीएनए सिंथेसिस, मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट एपिथीलिया. एपिथीलिया क्या होता है आपका? जो आपकी आईज की मसल्स होती हैं. ठीक है, जो आई की मसल्स होती है वो कौन सी होती है? एपिथीलियल. जो आपके सिलियरली मसल्स होते हैं, ठीक है, तो उसको मेंटेन करता है. कोएंजाइम नहीं है तो, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो एक्ट करते हैं एज अ कोएंजाइम. और विटामिन ए कौन सा है आपका? फैट सॉल्युबल. ठीक है, तो इसमें कोएंजाइम नहीं आएगा. इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम सही होगा तो आंखें भी सही होगी. डीएनए सिंथेसिस नहीं करता, डीएनए का कोई रोल ही नहीं है. तो फर्स्ट, सेकंड एंड फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. तो ये वाला है आपका कि कौन सा? विटामिन ए. नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, मेजर फंक्शन ऑफ जिंक इन द ह्यूमन बॉडी. फंक्शन क्या है जिंक का? हीमोग्लोबिन नहीं करता क्योंकि हीमोग्लोबिन का रोल प्ले कौन करता है? आयरन. डीएनए सिंथेसिस और आरएनए सिंथेसिस करता है जिंक. बोन यहाँ पर कौन रोल प्ले करता है बोन की हेल्थ में? कैल्शियम. और विजन के लिए कौन सा होता है? विटामिन ए विच इज रेटिनॉल. तो यहाँ पर जो फंक्शन है जिंक का वो क्या हो जाएगा? डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस. सो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इंक्लूड द फॉलोइंग. जब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो यहाँ पर कौन कौन सा आपके डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं? गोइटर हो जाता है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट ही आपका डिसऑर्डर है. स्टिल बर्थ हो जाता है. ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता. ऑस्टियोपोरोसिस अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम. जब यहाँ पे बोन हेल्थ को डायरेक्ट इफेक्ट करता है. जो कैल्शियम है वो किसको इफेक्ट करता है? बोन हेल्थ को इफेक्ट करता है. तो ऑस्टियोपोरोसिस इज अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम. मेंटल रिटार्डेशन मतलब ये डायरेक्ट कहाँ इफेक्ट करता है? नर्वस सिस्टम पे. तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए, बी एंड डी. ए, बी एंड डी. ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आया है एग्जाम में. ये सारे पीवाईक्यूज हैं. तो मेरा मेन मोटो ये आपको कहने का कि आप इन टर्म्स को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलो कि जो आपको ऑप्शंस में टर्म दी हुई है उनका क्या क्या मतलब है. तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा. एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको आप कितना ज्यादा स्टार मार्क कर लो,
क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा विटामिन डी का पूछा जाता है, चाहे वो आपका D2 का पूछे, चाहे वो D3 का पूछे। कॉलीकैल्सिफिरोल, दिस इज ऑल अर्गोकैल्सिफिरोल, कॉलीकैल्सिफिरोल। तो यहाँ पे एक्टिव फॉर्म पूछा है विटामिन डी का, तो एक्टिव फॉर्म यहाँ पे होता है डाई हाइड्रोक्सी कैल्सिफिरोल, और आप कैल्सिट्रायोल भी बोल सकते हो। जो एक्टिव फॉर्म होती है वो होती है डाई हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफिरोल। अर्गोस्टिरोल आपका विटामिन डी ही होता है, उसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो एक्टिव फॉर्म कौन सी में मिलता है, डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफिरोल। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको लर्न करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है, कोलेस्ट्रम इज, कोलेस्ट्रम जो मैंने आपको पढ़ाया था, कोलेस्ट्रम क्या होता है, फर्स्ट मिल्क येलोइश थिक फ्लूइड, जिसको आप क्या बोलते हो, येलोइश थिक फ्लूइड विच इज secreted, ठीक है, बाय द मदर्स मामरी ग्लैंड व्हाइल द चाइल्ड इज बोर्न। यहाँ पर येलोइश थिक फ्लूइड है जिसको आप बोलते हो कोलेस्ट्रम। इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखो, ए लाइट येलो कलर लिक्विड प्रोड्यूस बाय लैक्टेटिंग मदर, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है। प्रोड्यूस विद इन 24 to 48 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद 24 से 48 आवर्स में ये रिलीज होता है, ये भी करेक्ट है। ये कंप्लीट मिल्क तो नहीं है, लेकिन इसमें विटामिन प्रोटीन ज्यादा है, ठीक है, बताया था ना आपको, सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल मिल्क में प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज रिच होता है। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्थ वेट ऑफ द न्यू बॉर्न चाइल्ड इज, बर्थ वेट कितना है न्यू बॉर्न चाइल्ड का, ये भी आपका PYQ है जो कि आया हुआ है, ठीक है। तो बॉर्न कितना होता है आपका, अराउंड 3 kg, 3.2, 2.5 to 3 जो है ये आपका वेरी करता है। तो यहाँ पर 3.2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही है, मदर मिल्क हैज लैक्टोअल्ब्यूमिन प्रोटीन, सही है, लैक्टोअल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है विच इज इजीली डाइजेस्टिबल देन केजीन, जो कि केजीन से अच्छे से, केजीन से ज्यादा अच्छे से इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। मैटरनल डाइट इज रिफ्लेक्टेड इन द मिल्क बाय फैट एंड फैटी एसिड कंटेंट, क्या मैटरनल डाइट जो है उसमें आपका फैट और फैटी एसिड्स कंटेंट होने चाहिए, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, प्रॉपर अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। लिनोलिक एसिड अमाउंट ओवर 10% ऑफ द टोटल फैटी एसिड प्रेजेंट इन द ह्यूमन मिल्क, ह्यूमन मिल्क में जो आपके लिनोलिक और लिनोलेनिक एसिड होते हैं, दो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन मिल्क में, तो क्या उसमें आपके पास लिनोलिक एसिड अमाउंट जो है आपका 10% होना चाहिए टोटल फैटी एसिड्स का। तो यहाँ पर सारी ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सारे आपके, चाहे वो लैक्टल एल्ब्यूमिन हो, चाहे वो लिनोलिक एसिड हो, ठीक है, चाहे वो फैट और फैटी एसिड्स कंटेंट हो, प्रॉपर होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रेस्ट फीडिंग प्रोलॉन्ग्स द पीरियड ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी टू वायरल नेचुरल इम्यूनिटी टू वायरल इन्फेक्शन लाइक, यहाँ पर कौन कौन से जो ब्रेस्ट फीडिंग है जो आपकी इन किससे आपका वो करता है, प्रोटेक्ट करता है, तो किससे प्रोटेक्ट करेगा यहाँ पर, मम्स एंड मीजल्स, प्रोलीफ, सम काइंड ऑफ न्यूमोनिया एंड डिसऑर्डर्स, और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो ब्रेस्ट फीडिंग है जो आपका बेबी को नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो वो किस किस इन्फेक्शन से फाइट करता है, ठीक है, जो नेचुरल इम्यूनिटी मिलती है आपको ब्रेस्ट फीडिंग से, वो किस किस इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है, मम्स मीजल करेक्ट है। प्रोलीव, प्रोलीव जो है इसमें एक टाइप ऑफ आपका न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट नहीं, एक तरह का आपका क्या बोल सकते हो, जैसे मान लो ये डायरिया को करेक्ट करने में हेल्प करता है, जो डायरिया हो जाता है ना, डायरिया जो आपका लिक्विड वाटरी स्टूल आता है, ठीक है, उसको करेक्ट करने में हेल्प करता है प्रोलीव। तो न्यूमोनिया, डायरिया, तो यहाँ पे क्या है, सारे ही इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है इन्फेंट के बच्चों की बॉडी में ब्रेस्ट मिल्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यहाँ पर ए पुअर डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अ मेजर कॉज ऑफ द हाई डेथ रेट ऑफ वुमेन एंड इन्फेंट, यहाँ पर कौन सी इनकरेक्ट है, जो अगर आप पुअर डाइट रखोगे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वहां पर डेथ रेट चांसेस ज्यादा है बच्चे और माँ के, करेक्ट है, अगर आप अच्छे से डाइट नहीं दोगे तो दोनों के चांसेस यहाँ पे लो है जिंदा रहने के। नाउ हीमोग्लोबिन ब्लड कंटेंट ऑफ नॉन प्रेग्नेंट वुमेन इज अराउंड 13 to 14, ये भी करेक्ट है, हीमोग्लोबिन कंटेंट अराउंड 13 to 14 ही होता है। प्रेग्नेंट वुमेन मस्ट ईट 2 times, क्या वो 2 बार खाना चाहिए, नहीं, फ्रीक्वेंट मील्स उनको लेना चाहिए, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो सी वाली स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, करेक्ट
हो जाएगी। इनकरेक्ट पूछा है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉटल फीडिंग रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड इन्फेंट सिकनेस एंड मोर्टेलिटी बिकॉज ऑफ। जो बॉटल सिकनेस है, ठीक है, अगर कोई इन्फेंट वहां पर जो अगर आप बॉटल फीड कर रहे हो इन्फेंट को, बॉटल ब्रेस्ट मिल्क की जगह बॉटल फीड कर रहे हो, तो यहाँ पर इन्फेंट जो है बीमार पड़ सकता है और मोर्टेलिटी रेट भी उसकी बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि यूज ऑफ मिल्क सब्सटीट्यूट ऑफ पुअर न्यूट्रिएंट कंटेंट, जो आप मिल्क सब्सटीट्यूट यूज कर रहे हो, जो आप दूध की जगह कुछ और जैसे सेरेलैक हो गया आपका, जो भी आप इन्फेंट फॉर्मूला यूज कर रहे हो, अगर उसमें पुअर न्यूट्रिएंट कंटेंट होगा तो वहां पे क्या सिकनेस के चांसेस, इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। ये भी करेक्ट है। इन सैनिटरी प्रिपरेशन एंड पुअर हैंडलिंग ऑफ बॉटल एंड मिल्क फॉर्मूला, अगर आपने मिल्क फॉर्मूला अच्छे से नहीं दिया, जैसे आप क्या करते हो सेरेलैक दे देते हो, है ना, या फिर आपका क्या करते हो मिल्क पाउडर दे देते हो और जिसमें अच्छा न्यूट्रिशन कंटेंट नहीं होता, और आप इन सैनिटरी प्रिपरेशन करते हो, मतलब अंडर हाइजीनिक कंडीशन वहां पर प्रिपेयर नहीं करते हो मिल्क को, तो ये भी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इग्नोरेंस ऑफ बेसिक रूल ऑफ सैनिटेशन, प्रॉपर आपको सैनिटेशन के रूल नहीं पता कि प्रॉपर बॉटल को स्टेरिलाइज करना है, बॉईल करना है, ठीक है, उसका जो आपका कैप है, बॉटल का ढक्कन है, उसको प्रॉपर स्टेरिलाइज करना है, तो ये सारी चीजों को अगर ध्यान में नहीं रखते हो तो वहां पे क्या है, आपका बेबी के इलनेस के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो देयरफॉर डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोर्टेलिटी रेट ऑफ आर्टिफिशियली फैट इन्फेंट्स इज मोर इन द लोअर इकोनॉमिक ग्रुप्स ड्यू टू द, यहाँ पे जो लोअर इकोनॉमिक ग्रुप वाले लोग हैं, मतलब जो लो कास्ट नहीं बोल सकते, लो ग्रुप वाले हैं, ठीक है, जो स्लम एरियाज में जनरली रहते हैं, उसमें डेथ रेट, जो मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है जो डेथ रेट है, जो डेथ रेट है यहाँ पे बच्चों का, अगर आप आर्टिफिशियल फीड कर रहे हो, वो ज्यादा क्यों है? क्योंकि उनके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, रेफ्रिजरेशन भी नहीं है, वाटर भी प्योर नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए कुछ भी चीजें अवेलेबल नहीं होती है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लैक्टोगोग्यूज का क्या मतलब है? यहाँ पे लैक्टोगोग्यूज का मतलब क्या है, एक ऐसे आपके पास सब्सटेंस होते हैं जो कि मिल्क सिक्रीट करने में हेल्प करता है, मिल्क प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, उसको आप बोलते हो लैक्टोगोग्यूज, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से चेंजेस आते हैं लीवर और बिलियरी इन केस ऑफ द ओल्ड एज? यहाँ पर लीवर में कौन कौन से चेंजेस आते हैं? डिक्रीज इन साइज एंड ब्लड फ्लो और साइज कम हो जाता है, स्ट्रक्चरल और बायोकेमिकल चेंज होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है, तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएंगे। जो ड्रग की एक्टिविटी है एंजाइम को मेटाबोलाइज करने के लिए, वो भी रिड्यूस हो जाती है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। टीबीए का क्या मतलब है? टीबीए का मतलब है ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट्स, जिसको आप दाई भी बोलते हो, तो यहाँ पे लोकल जो एरियाज हैं जहाँ पे सब सेंटर्स होते हैं, वो अपॉइंट करते हैं दाई को फॉर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, तो इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसको आप बोलते हो ट्रेन बर्थ अटेंडेंट्स। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी हेल्थ केयर एज डिक्लेयर्ड इन अल्मा आटा? अल्मा आटा की एक डिक्लेरेशन आई थी, वो किस पे थी? आपकी हेल्थ केयर पे थी, तो यहाँ पे अल्मा आटे की कौन सी डिक्लेरेशन है? फूड सप्लाई करना है प्रॉपर फूड न्यूट्रिशन के साथ, प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए डिजीज पे, एसेंशियल ड्रग्स उनको प्रॉपर मेडिसिन देनी चाहिए, एंड ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पे जो सारे स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये डिक्लेरेशन में क्या बोला गया था कि इन तरीकों का सबका आपको यूज करना है, ये पॉपुलेशन में आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है, जो माल नरिश्ड है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, कोई डिजीज हो गई, कोई डिजास्टर आ गया, उस केस में भी क्या करना है, अच्छे से आपको फूड देना है, ड्रग्स जो मेडिकेशन है वो अच्छे से देनी है, ताकि लोगों को ज्यादा इफेक्ट ना आए उनकी हेल्थ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही हो जाएगी? यहाँ पर देखो, इन्फेंट फैड ऑन फ्रेश मिल्क शुड बी गिवन फ्रूट जूस इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर विटामिन सी, यहाँ पे जो आप इन्फेंट जो बच्चे को आप मिल्क दे रहे हो, ठीक है, या फिर ऑन द फ्रेश इन्फेंट फेड ऑन फ्रेश मिल्क शुड बी गिवन फ्रूट जूस, अगर आप बच्चे को फ्रूट जूस दे रहे हो तो क्या उसको कम क्वांटिटी में देना चाहिए, जिसमें विटामिन सी की अमाउंट जो है वो कम हो, तो ये करेक्ट है।
विटामिन डी इज ऑब्टेन फ्रॉम लिवर ऑयल्स, एग्स, यॉक, मिल्क एंड एक्सपोजर टू सनलाइट। क्या विटामिन डी इन सबसे मिलता है? तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ऑस्टियोमलेशिया फर्स्ट सिम्टम इज पेन इन द बोन्स दैट में अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑस्टियोमलेशिया किसकी वजह से होता है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट सिम्टम्स है जो बोन्स में पेन होने लगता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे सारी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। Now next question is more thyroid activity is indicated in the pregnant woman then। यहाँ पे जो आपका थायराइड एक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेगनेंसी के केस में ज्यादा आपकी थायराइड बढ़ जाता है किसी किसी को। तो वो क्यों होता है? आयोडीन इन द ब्लड डिक्रीजेस इन द फर्स्ट 2 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी डिलीवरी के बाद क्या होता है? जो आयोडीन होता है ब्लड में वो डिक्रीज हो जाता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वो यूटिलाइज हो जाता है, तो वहां पे जो आपका आयोडीन है वो कमी हो जाती है उसके ब्लड में। राइज ऑफ ब्लड आयोडीन इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। सेकंड मंथ प्रेगनेंसी के बाद भी, जब आपका प्रेगनेंसी हुई है, सेकंड मंथ हुए हैं, तो वहां पे काफी बार क्या है, ब्लड में आयोडीन की अमाउंट बढ़ जाती है, बट आफ्टर डिलीवरी वो डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट बोल रहा है। दिस इज इन द टर्म ऑफ आयोडीन। और द कार्डियोवैस्कुलर एडेप्टेशन कैन लीड टू डैश। अगर आपके पास कार्डियोवैस्कुलर एडेप्टेशन मतलब आपका हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, हार्ट आपका एडेप्ट नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, पैल्पिटेशंस होती है, ठीक है, हार्ट बीट रेगुलर आपका बढ़ता रहता है, चलता रहता है, डिजीनेस, चक्कर आते हैं, एक्सरसाइज टॉलरेंस कम हो जाती है, मतलब आप कोई भी चीज को पसंद नहीं करते हो ज्यादा। तो यहाँ पर सारे ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। Now next question is which of the following statement are characteristic of cephalocaudal development। यहाँ पे cephalocaudal development के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है? cephalocaudal कौन सा था? मैंने आपको 2 डेवलपमेंट बताए थे, cephalocaudal और proximodistal। cephalocaudal कौन सा था? जिसमें डेवलपमेंट दैट स्टार्टिंग एट द टॉप डाउन ऑफ द बॉडी एंड वर्किंग इट्स वे डाउन, जो कि कहां से होता है? हेड टू टो। हेड टू टो डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? cephalocaudal। तो ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। इट अकर्ड फ्रॉम द सेंटर और द कोर ऑफ द बॉडी इन एन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर सेंटर से मतलब आपके पहले ये जो हाथ पैर बनते हैं सेंटर से ऐसे, तो यहाँ पे क्या ये सेंटर से होता है? नहीं, ये वन डायरेक्शन में नहीं होता है, क्योंकि वन डायरेक्शन में होता है आपका प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है, वन डायरेक्शन में कौन सा होता है? प्रोक्सिमोडिस्टल। और यहां पर जो हेड टू टो होता है वो होता है cephalocaudal। तो प्रोक्सिमोडिस्टल कौन सा है? ऐसा डेवलपमेंट जो कि बिल्कुल सेंटर से हो रहा है इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, जैसे ऐसे ऐसे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं हाथ पैर के, दैट इज इन द प्रोक्सिमोडिस्टल। इन दिस पैटर्न इज लार्जली कंप्लीटेड बाय द बिगिनिंग ऑफ द चाइल्डहुड। तो ये क्या, जब आपका पूरा बच्चा बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है, चाइल्डहुड आ जाता है, तब होता है cephalocaudal। तो ये करेक्ट है। बी जो है यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि cephalocaudal डेवलपमेंट होता है हेड टू टो। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लियर फ्लूइड डाइट इज गिवन टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम। क्लियर फ्लूइड डाइट कब देते हैं? क्लियर फ्लूइड डाइट का मतलब आपका जिसमें पल्प ना हो, बिल्कुल क्लियर लिक्विड हो, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ऑल ऑफ दिस। तो इन सभी में ही क्लियर फ्लूइड डाइट दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनरल शुड बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट आफ्टर सर्जरी। कौन सा यहाँ पर आपको मिनरल दिया जाता है आफ्टर सर्जरी? आयरन देते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड देते हैं, विटामिन B12 या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे ही मिनरल ऐसे हैं जो कि सर्जरी के बाद बहुत ज्यादा देने जरूरी होते हैं, क्योंकि सर्जरी के टाइम पे देयर इज लॉस ऑफ मिनरल एज वेल। तो यहाँ पे मिनरल्स को भी आपको देना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको स्टेटमेंट बतानी है कौन सी सही है। सॉफ्ट डाइट इज सॉफ्ट इन टेक्सचर एंड कंसिस्ट ऑफ लिक्विड एंड सेमी सॉलिड फूड। सॉफ्ट डाइट क्या सॉफ्ट होती है टेक्सचर में, और क्या उसमें लिक्विड और सेमी सॉलिड फूड होता है? सॉफ्ट फूड में आपका लिक्विड होता है, बट सेमी सॉलिड फूड नहीं होते, सारे तरह के सेमी सॉलिड फूड नहीं आते, तो ये गलत है। ब्लेंड डाइट इज गिवन टू द पेशेंट व्हेन दे आर एक्चुअली इल एंड हैव मार्क्ड इन्फ्लुएंस टू फूड। क्या ब्लेंड डाइट आप तब देते हो जब पेशेंट एक्चुअल में बीमार होता है और वो क्या करता है, फूड को नहीं ले पाता, तो ब्लेंड डाइट नहीं देते। ब्लेंड डाइट आप कब देते हो? जैसे सर्जरी हो गई किसी की, तो प्रॉपर मिक्स करके स्टार्च आप पेस्ट है उसकी फॉर्म में जब आप न्यूट्रिएंट्स देते हो, तो उसको आप बोलते हो ब्लेंड डाइट। तो यहाँ पे फ्लूइड डाइट इज अ डाइट विद नॉन इरिटेटिंग केमिकली ब्लेंड एंड इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन। तो यहाँ पे फ्लूइड डाइट कब देते हो?
आपकी नॉन इरिटेटिंग होती है, आप ब्लेंड कर सकते हो अच्छे से, और इसमें गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करते हो, क्योंकि इसमें आप जनरली बस लिक्विड दे रहे हो, नो सॉलिड नो सेमी सॉलिड फूड, इसलिए इजीली जो है पेशेंट ले सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ब्लेंड डाइट में आपके पास फूड जो है वो काफी बार कुछ पीस बच जाते हैं, तो वो प्रॉपर सेमी सॉलिड भी बन सकता है, इसलिए ब्लेंड डाइट को हम नहीं करते। हाफ डाइट प्रोवाइड्स लो कैलोरीज एंड द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द डे। हाफ डाइट में आपके पास मतलब प्रॉपर डाइट नहीं दे पा रहे हो, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का यूज कर रहे हो, तो वो लो कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थेरेप्यूटिक डाइट रेफर टू। थेरेप्यूटिक डाइट का क्या मतलब है? थेरेप्यूटिक डाइट कब दी जाती है? मैंने बताया था थेरेप्यूटिक डाइट आपको डिजीज कंडीशन में दी जाती है। तो अ डाइट विच कंट्रोल इनटेक ऑफ सर्टेन फूड और न्यूट्रिएंट, जब आप किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा होने के लिए जब आप डाइट देते हो, दैट इज थेरेप्यूटिक डाइट। लिक्विड प्रोटीन ओनली सॉफ्ट डाइट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। Now coming to the next question, a complex carbohydrate are recommended in diabetic diet। क्या complex carbohydrate को आप recommend करते हो diabetic diet में? The complex carbohydrate have low GI। GI क्या होता है? Glycemic index। Glycemic index का मतलब क्या है? जब भी आप कोई फूड को खा रहे हो तो आपका यहाँ पर कितना ब्लड शुगर राइज हुआ है, देयर इज राइज इन ब्लड शुगर। तो यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल कितना ज्यादा बढ़ा है उसको आप बोलते हो GI। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है, इसके आप लोग आंसर दोगे। इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में करके दोगे आप, क्योंकि मैंने आपको बता दिया जीआई क्या होता है। जीआई का मतलब होता है देयर इज राइज इन ब्लड शुगर लेवल व्हेन योर बॉडी अडेप्ट्स अ फूड। जब आपकी बॉडी में खाना चला गया है तो खाना खाने के बाद आपका ब्लड शुगर लेवल कितना ज्यादा राइज होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो मुझे इसका आंसर आप सब लोगों से चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में इसका मेंशन जरूर करना आंसर कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हम डायबिटिक डाइट में देते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो उनका लो जीआई होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब जो ब्रेक डाउन नहीं हुए हैं। ठीक है, तो होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा PYQs का। इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगी, पहले आप मुझे आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से पढ़िए और कंसिस्टेंसी को बनाए रखिए, आपका नेट JRF जरूर क्वालिफाई होगा। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।